भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिल रहा था, तो उन्होंने एक मुझे टैगलाइन दिया था। आपके इंटरव्यू से पहले मुझे लगता है कि मैं तकरीबन 30 से 35 भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला, उसके बाद आपके सामने बैठा हूं। उन्होंने एक शब्द दिया था, बोला था राजनीतिक बाहुबली अमित खरखड़ी। उन्होंने मुझे कहा था कि राजनीतिक बाहुबली अमित। मैंने पूछा कैसे, तो बोले 6 बार टिकट लेके आना, 6 बार से लगातार एक परिवार को टिकट लाना, इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करता है कि वो लोग राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पैठ पर बैठे हुए हैं, तो जब भी वो चाहेंगे टिकट लेकर के आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर अमित खरखड़ी चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए, तो उस महत्वाकांक्षा की बात कर लेते हैं कि वो जो है पूरा करने के जो सपने हैं, जो आपने देखा होगा या आपके समर्थकों ने देखा होगा, नजफगढ़ के लोगों ने देखा होगा, वो कैसे पूरा होगा, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत संघर्ष करना मैं जानता हूँ और संघर्ष से कैसे सफलता प्राप्त करनी है वो भी जानता हूँ। एक एक अफसर को मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरा कोई लोभ कोई लालच नहीं है आपसे। नजफगढ़ का विकास नहीं रुकना चाहिए, और चाहे वो अफसर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो ऑफिसर किसी भी लेवल का हो, आंखों में आंखें डाल के गंभीरतापूर्वक तथ्यों के आधार पे बात करके अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य कराऊंगा, चाहे वो किसी भी लेवल का विकास कार्य हो। इसमें कोई अगली दौड़ या अगली सीढ़ी की बात नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित हो, तथ्यों के आधार पे, कानून के आधार पे जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन नजफगढ़ को नहीं रुकने दूंगा। ये जब आप पार्षद नहीं थे तो इन तथ्यों को, इन अधिकारों को तो उस वक्त भी जानते होंगे आप, उस वक्त क्यों नहीं दिखे अमित खरखड़ी इन तथ्य और अधिकारों के साथ? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति और एक जनप्रतिनिधि, उसमें एक बेसिक फर्क होता है। सामान्य व्यक्ति को शायद हो सकता है अधिकारियों से उतना समय ना मिल पाए। आप लोग 10 बार समय मांगेंगे, सामान्य व्यक्ति से तो एक बार मिले, लेकिन एक पार्षद के रूप में वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 70,000 लोगों का चुनाव प्रतिनिधि हो, तो उनसे बात करना, एसेस करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और निश्चित रूप से पहले भी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, गंभीरतापूर्वक मैं उठाता रहा हूँ। सफलता कितनी मिली वो एक अलग बात है, क्योंकि उस समय मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे उठाता था, आज एक जनप्रतिनिधि के तौर पे उठा रहा हूँ। जनप्रतिनिधि चाहे कोई गांव का प्रधान हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, उसकी बात की एक वैल्यू होती है, और उस वो कोई मुद्दा यदि उठाता है तो उस पर अफसरों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होता है। जब मैं एक बार फिर अमित खरखड़ी को इंटरव्यू से पहले सर्च कर रहा था, मैंने देखा अमूमन कहा जाता है कि पार्षद के पास 2 मुख्य रूप से काम होते हैं, एक सफाई व्यवस्था और एक बिजली सुदृढ़ व्यवस्था। मुझे बिजली पे काम करते हुए आप जरूर देखे, सफाई, लेकिन सफाई व्यवस्था पर मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा। हाँ, चाय पीना लाजमी बात है, मिलना अधिकारियों से चाय पीना एक रूटीन वर्क में मैं मान सकता हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं दिखा कि किसी सफाई व्यवस्था को लेकर के कोई कूड़े को साफ कराते, निर्देश देते हुए जरूर दिखेगा, बट वहां खड़ा होकर के कूड़े को उठाकर साफ करते हुए नहीं दिखे मुझे। देखिए, कैसा है कि कूड़ा उठाना निगम पार्षद का काम नहीं होता। दिखेगा का अर्थ ये हुआ कि वहां पे अधिकारियों के साथ खड़े होकर कि ये कूड़ा लगा और यहाँ से आप कूड़ा उठे, ऐसा मुझे नहीं दिखा। देखिए, कूड़ा गली से उठना, उसका निस्तारण करना, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। हमारे कर्मचारी क्षेत्र में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, नालियों से गाद उठाते हैं, उसके बाद टीपर्स के द्वारा वो ढलाव घर में पहुंचता है, उसके बाद उसका निस्तारण की व्यवस्था बनती है, फिर लैंडफिल पे जाता है। ये पूरी की व्यवस्था है। आप ये बात मुझसे ना पूछिए, मुझे लगता है क्षेत्र में जाके पूछिए कि सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है क्या, क्योंकि हो सकता है मैं अपने मुंह में मिट्ठू बनूं, लेकिन यदि लोग आपको कहेंगे कि सफाई व्यवस्था में पहले से सुधार आया है, तो वो मानूंगा कि मैं, मेरी जीत है या मेरा काम है। तो ये सवाल मुझे लगता है लोगों से पूछे। मैं मान रहा हूँ हुआ है, पहले से बेटरमेंट हुआ है, और ये भी मान रहा हूँ 100% नहीं हुआ है, लेकिन 10, 15, 20% हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़े हैं, और लगातार बढ़ रहा हूँ। मेरा डेली सुबह 6 से 8 का काम यही होता है, किसी ना किसी क्षेत्र में निकल जाना, वहाँ की सफाई व्यवस्था को देखना, एक एक कर्मचारी से बात करना, लोगों से बात करना। ये कहीं कोई दिक्कत है क्या? सफाई कर्मचारी रोज आता है क्या? लोगों के बताने वो सफाई कर्मचारी से बात करना, क्या परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है, उसकी कोई व्यक्तिगत दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो मेरे कर्मचारी, वो एमसीडी, आज मैं पार्षद हूँ तो मुझे ऐसी जिम्मेवारी होती है, वो मेरा परिवार है। तो केवल जनता जनता को नहीं देखना है, मेरे परिवार में भी कोई समस्या है, मेरे कर्मचारियों को समस्या है, उनकी समस्याओं को समाधान भी मुझे ढूंढना है, क्षेत्र का काम भी कराना है, और अपने कर्मचारियों की समस्याओं का भी ध्यान रखना है।
तो समन्वय बना के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुधार पे हम लोग ला रहे हैं और पहले से बेटर हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया पे हम लोग ले जाएंगे, आप चिंता मत करिए। एक एमसीडी के साथ जो हमेशा एक दाग लगा हुआ है बिल्डिंग डिपार्टमेंट, और जो भी चुनाव लड़ने आता है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, जो भी पार्षद का चुनाव होता है सबसे पहले बोलता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को तो हम लोग एकदम संभाल के रखें, कोई नहीं जाएगा। चुनाव के बाद भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया या लिखा कि अगर कोई आपसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट का अधिकारी पैसा मांगे तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हमें बताएं। अमित खरखड़ी ने उसके ऊपर कौन सा काम किया है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, मैं हर एक व्यक्ति को यही कह रहा हूँ कि एमसीडी के नॉर्म्स के तहत या गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स के तहत उसके तहत मकान या बिल्डिंग बनाइए। यदि आपको परमिशंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बैठा हूँ, इलीगल आप मत बनाइए। कहीं भी यदि परमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा हूँ, लड़के आपको समझा के अधिकारी को बात करके सॉर्ट आउट कराएंगे। और पहला मेरा आग्रह लोगों से ही है, इलीगल मत करिए। दिक्कत आ रही मुझे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, 24/7 खड़ा हूँ। दूसरा, अब तक मुझे एक भी कोई शिकायत डायरेक्ट ऐसी नहीं मिली है जिसमें कि कोई ये आया कि भी अधिकारियों ने पैसे मांगे हैं। यदि एक भी शिकायत आती है तो उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत स्तर पे जो एक्शन, लीगल एक्शन बनता होगा हम लोग लेंगे। अमित खरखड़ी आजकल बसों से ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये यात्रा है, मंजिल तो कहीं और है। देखिए, यदि मेरे घर के पास से मेट्रो जाती है तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अब ये तो मोदी जी का कसूर है कि उन्होंने हमारे घर तक मेट्रो पहुंचा दी, तो ये कसूर तो मोदी जी का है। परवेश वर्मा जी इस मेट्रो का क्रेडिट लेते हैं कि मैं मेट्रो लेके आया। नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज नजोगढ़ में ये साधन बन गया है कि हम लोग नजोगढ़ ढासा स्टैंड से मेट्रो में बैठते हैं और सिविक सेंटर तक पार्षद के रूप में जाता हूँ। यदि वो मेरी कंफर्टेबिलिटी है, मैं कंफर्टेबल हूँ मेट्रो से जाने में, तो अब इसमें यात्रा मंजिल वंजिल वाला तो कोई विषय ही नहीं है। क्या इसका दूसरा पहलू नहीं देखा जाए कि आप इसलिए जाते हैं ताकि एक लंबी यात्रा जो तय करना चाहते हैं नजफगढ़ से रजौरी गार्डन तक, वो दिखाई देता हो आपको कि ठीक है इन सब से एक मुलाकात हो जाएगी हमारी? ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। क्या है कि हम लोग जब गाड़ी से जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है और मेट्रो में लगभग 1 घंटा लगता है, तो समय की बचत होती है, 1000-1200 रुपये के तेल की बचत होती है, पोल्यूशन भी कम होता है। और बस वाला फिर मैटर समझाएं एक बार। चलिए मेट्रो तो मैं मान लेता हूँ, बट बस वाला भी मैटर समझा कि बस में तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि मेट्रो क्योंकि चेंज करनी पड़ती है वहाँ से द्वारका मोड़ से, 10-15 मिनट लग जाती है उसको चेंजमेंट में। तो मैंने कहा चलो भाई, इसी बढ़िया बस से निकले, नीचे बस सर्विस है तो बस से घर चलते हैं, मेरे घर के सामने बस उतार देंगे। अमित खरखड़ी नेक्स्ट पड़ाव क्या देख रहे हैं? क्योंकि 2024 भी है, 2025 भी है। 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं अमित खरखड़ी? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा भारी बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा बहुमत से जीत के आ रही है। और दिल्ली की बात करूँ, 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, कमल का फूल विजयी होगा। अमित खरखड़ी चुनाव लड़ने की तैयारी में 2024? मतलब ये तो टिकट मांगेंगे अमित खरखड़ी? देखिए, हमारे यहाँ मांगने से नहीं मिलती है, हमारे यहाँ संगठन तय करता है किस कार्यकर्ता को कहाँ एडजस्ट करना है। संगठन जहाँ लगाएगा हम लोग करेंगे। संगठन यदि ये कहेगा कि आपको सामान्य मंडल अध्यक्ष बन के रहना है, बूथ अध्यक्ष बन के रहना है, वो काम करेंगे। संगठन ये कहेगा आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो मन में मेरे कोई भावना नहीं। संगठन ये कहेगा आपको लोकसभा लड़ना है तो? संगठन मुझे ये कहेगा आपको दिल्ली का सीएम बनना है तो वो भी बनेंगे, क्या दिक्कत है? संगठन आदेश तो करे। देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता की व्यवस्था संगठन बनाता है, तो ये तो मतलब फिजूल की बातें हैं कि ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा, देखिए एक मैं जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिल रहा था तो उन्होंने एक मुझे टैगलाइन दिया था। आपके इंटरव्यू से पहले मुझे लगता है कि मैं तकरीबन 30 से 35 भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला हूं, उसके बाद आपके सामने बैठा हूं। उन्होंने एक शब्द दिया था, बोला था राजनीतिक बाहुबली अमित खरखड़ी। उन्होंने मुझे कहा था कि राजनीतिक बाहुबली अमित। मैंने पूछा कैसे, तो बोले 6 बार टिकट लेके आना, 6 बार से लगातार एक परिवार को टिकट लाना, इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करता है कि वो लोग राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पैठ पर बैठे हुए हैं, तो जब भी वो चाहेंगे टिकट लेकर के आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर अमित खरखड़ी चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये मंजिल वो तय कर रहे हैं, वो जो यात्रा वो तय कर रहे हैं, वो यात्रा ये नहीं है, मंजिल की तरफ है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे यहाँ संगठन तय करता है किसको कहाँ काम पे लगाना है, किसकी कहाँ आवश्यकता है, कौन किस काम में बेहतर है।
संगठन बूथ अध्यक्ष का काम करेगा तो बूथ अध्यक्ष का काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे बैठा देगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का काम करेंगे। निगम पार्षद बनाए, फिलहाल मेरा टारगेट केवल इतना ही है कि निगम पार्षद के रूप में बेहतरीन काम करूं, इससे ज़्यादा मेरा कोई टारगेट नहीं है। और संगठन जो अगली योजना हम लोगों के लिए तय करेगा, बनाएगा, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। ये अगर समझा जा सकता है कि हो सकता है 2024 के 7 लोकसभा जो सांसद हैं उनके टिकट काट दिए जाए, नए लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, जैसे पार्षदों में होता है। मैं इस बात पे चर्चा करने के लिए बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं तो बहुत निचले स्तर का कार्य करता हूँ। ये तो अब बड़े लोगों से पूछिए, जो अपने हमारी पार्टी के सीनियर लोग उनसे पूछिए, मैं तो बड़ा सामान्य सा कार्य करता हूँ। 2025 में, चलिए मैं 24 क्रॉस ही कर जाता हूँ, 2025 में नजफगढ़ विधानसभा में आप किसको देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे उम्मीदवार? चूंकि आप पार्षद हैं तो पूछा जाएगा, तो 2025 के सबसे अच्छे उम्मीदवार के तौर पर किसको देखते हैं आप? कमल के फूल को। वो तो हर साल होता है ना जी, कमल का फूल ऐसा थोड़े कि किसी चुनाव में नहीं रहा है, कमल का फूल तो हर साल चुनाव में रहा है। देखिए, मैं तो जीत की बात कर रहा हूँ सर, कमल की फूल नहीं, मैं जीत की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाए, आंख बंद करके हम उसके साथ लग जाएंगे। वो कैंडिडेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, मेरी अपनी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। पार्टी जिसको तय करेगी, संगठन जिसको तय करेगा, वो मेरी चॉइस है। वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। मेरे लिए कैंडिडेट केवल कमल का फूल है। जो भी कैंडिडेट आएगा वो हमारे लिए। अमित जी, मैं ये सवाल अभी इस पे रहूँगा और पूछूंगा भी जानबूझ के, क्योंकि सर जब आप पार्षद हैं और नजफगढ़ विधानसभा के हालात खराब हैं, बिहाफ ऑफ यू आपने भी कहा कि विधानसभा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस स्थिति को ठीक करने के लिए विधानसभा में विधायक का बदलाव जरूरी है आपके अनुसार से। ऐसे में जब तक बीजेपी का कोई विधायक जीत के नहीं आएगा, विधानसभा में आपको स्थितियां परिवर्तित होती हुई नहीं दिखेंगी। तो ऐसे में क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति बेहतर है, ये स्थिति को परिवर्तित कर सकता है? फिर वही बात होगी बीजेपी, फिर बीजेपी से कोई और कैंडिडेट आएगा, फिर नजफगढ़ का नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। देखिए, मैं बार बार फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी बहुत सोच समझ कर, जाँच परख कर बनाएगी, और जो भी उम्मीदवार आएगा वो बेहतरीन होगा, और वही जो भी उम्मीदवार आएगा वो बेहतरीन होगा और जीत के आएगा, और नजफगढ़ के हालात बदलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जब परचम यह फहरेगा नजफगढ़ में विधानसभा में, तो निश्चित रूप से विकास कार्य होंगे और नजफगढ़ के हालात बदलेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।